पिछले 25 सालों में उत्तराखंड के माथे पर कई शंकाएं, कई चिंताओं ने घर किया है। फिर चाहे वो युवा हो जो परीक्षा देकर चयनित होकर भी नौकरी से महरूम हैं, तो कहीं वो बच्चे हैं जो सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ना चाहते हैं पर कुछ स्कूलों की मनमानी के चलते बेबस हैं। पलायन का दर्द झेल रहे वो पहाड़ हैं जो दिनों दिन वीरान होते चले जा रहे हैं। तो कहीं दो समाजों में गहरी होती जा रही खाई है, तो कहीं वो नदियां भी हैं जिनके सीने को छलनी माफिया किए चले जा रहे हैं। इन्हीं सब चिंताओं को लेकर आज के इस हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अनकट हफ्ते की शुरुआत आज एक सूचना के साथ करते हैं जो ग्रामीण उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अभी हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में एक नए चुनाव की दस्तक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक अब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई के अंत तक हो सकते हैं। पहले सरकार की तैयारी इसको अप्रैल में कराने की थी, लेकिन निकाय चुनावों में हुए परिसीमन के बाद गणित थोड़ा बिगड़ा है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की प्रक्रिया होना भी अभी शेष है। बीते नवंबर में कार्यकाल समाप्त होने के बाद से सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की हुई है। कुल मिलाकर अब हरिद्वार जिले को छोड़कर मई के अंत तक सरकार बाकी 12 जिलों में ये चुनाव कराने की तैयारी में है। वैसे पंचायत चुनाव तो सरकार करा ही रही है और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के मुखिया भी नतीजों के बाद चयनित होकर बैठ ही जाएंगे। लेकिन इस प्रदेश में वो युवा भी हैं जो अपना चुनाव लड़ यानी परीक्षा देकर रिजल्ट रूपी जीत हासिल कर चुके हैं, तदोपरांत चयनित भी हो चुके हैं, लेकिन जिस पद पर वो चयनित हुए हैं उनको अभी तक वो पद मिला नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं एलटी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की। दरअसल बीते हफ्ते देहरादून में बड़ी संख्या में एलटी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड सचिवालय कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य भर से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नियुक्ति की मांग की। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक याचिका के चलते मामला कोर्ट में लंबित हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से हाई कोर्ट में लचर पैरवी की जा रही है। चयनित युवा 2 माह से नियुक्ति की राह देख रहे हैं। ये वही एलटी के अभ्यर्थी हैं जो पहले भर्ती का इंतजार करते रहे। जब भर्ती आई और परीक्षा हुई, उसके बाद रिजल्ट आने के इंतजार में कई महीनों तक लटके रहे और जब रिजल्ट आया तो नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। ये भी अजीब विडंबना है इस उत्तराखंड की कि अधिकतर भर्तियां जैसे ही निकलती हैं, उनकी परीक्षा होती है तो मामला किसी न किसी बहाने ही सही कोर्ट की शरण में अवश्य पहुंच जाता है और फिर काफी समय तक यूं ही लटके रहता है सुनवाई के इंतजार में। एलटी परीक्षा अपने आप में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज तक कभी बिना कोर्ट गए संपन्न हुई नहीं। अब एक बार फिर इन नियुक्तियों पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। इस पर सुनवाई भी आने वाले मई माह में होनी है। इसी मुद्दे को लेकर चयनित अभ्यर्थी सरकार पर कोर्ट में लचर पैरवी का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद भर्ती को लटकाना है। यकीनन इस मामले में कोताही न बरत सरकार को मजबूत पैरवी करने की जरूरत है ताकि चयनित होने पर तो कम से कम उनको रोजगार मिल जाए जो युवा इसके अधिकारी हैं। युवाओं की चिंता भर्ती को लेकर जायज है, पर उस चिंता पर चिंता न जता हमारे माननीय नेताओं को पाकिस्तान की चिंता सताई जा रही है। यहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की, जिनको पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी चिंता ज्यादा है, लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो चुका है और क्या हो रहा है इसकी चिंता शायद उनके मन मस्तिष्क में जगह बना नहीं पाई। अब राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का राज्यसभा के सदन में उठाया मुद्दा ही आप खुद देख लीजिए। महेंद्र भट्ट की चिंता यह थी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव के कारण उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। हालांकि महेंद्र भट्ट की चिंता भी और उनका मुद्दा भी दोनों अपनी अपनी जगह पर जायज हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में महेंद्र भट्ट अपने प्रदेश में लगातार जारी पलायन को लेकर कोई चिंता जाहिर कर सके हैं? अभी तक पहाड़ दिनों दिन आबादी से खाली होते चले जा रहे हैं, कुछ सुविधाओं के अभाव में और कुछ नौकरी की तलाश में। ऐसे में सवाल तो यही बनता है कि महेंद्र भट्ट को आखिर उत्तराखंड के पलायन से ज्यादा पाकिस्तान के पलायन की चिंता ही क्यों सता रही है,
जबकि जिस राज्य ने उनको देश की संसद में राज्यसभा के जरिए भेजा है, उसी प्रदेश में उसका खुद का ही पलायन आयोग अपनी जगह छोड़ वहां से पलायन कर चुका है। और भट्ट साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हो रहे पलायन की, बजाय खाली होते उत्तराखंड के पहाड़ों की। आने वाले दिनों में परिसीमन होना है। पहाड़ों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी पहाड़ के हिस्से में आने वाली सभी विधानसभाओं की संख्या 40 हुआ करती थी, अब वो घटकर 36 रह गई हैं। अब जब एक बार फिर परिसीमन होगा तो इनकी संख्या और भी घटेगी, पहाड़ का प्रतिनिधित्व और घटेगा, मतलब पहाड़ की और अनदेखी होगी। पहाड़ से हो रहे पलायन राज्य के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पढ़ाई के लिए बच्चों का पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन हो रहा है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बुजुर्गों का भी पलायन हो रहा है। खुद महेंद्र भट्ट की विधानसभा चमोली जिले में बीते 10 सालों में 556 ग्राम पंचायतों से कुल 32,020 व्यक्तियों ने अस्थायी रूप से पलायन किया है, लेकिन इस विषय की चिंता आज तक किसी नेता के माथे पर बल डालती दिखाई दी नहीं। यकीनन ये मुद्दा भारत की संसद के पटल पर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता था, बजाय पाकिस्तान के मुद्दे के। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पलायन के चलते उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 2,85,000 घरों पर ताले लटके हैं। यही नहीं, 1,034 गांव ऐसे हैं जिन्हें घोस्ट विलेज के तौर पर घोषित किया जा चुका है, यानी इन गांवों में कोई रहता नहीं है और यहां के घर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। करीब 2,000 गांव ऐसे हैं जिनके बंद घरों के दरवाजे केवल पूजा अथवा किसी खास मौके पर ही खुलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2022 तक 6,436 गांवों से अस्थायी पलायन करने वालों की संख्या 3 लाख पार कर चुकी है, जबकि 2,067 गांवों से 28,000 से अधिक लोगों ने स्थायी पलायन किया है। 2018 से 2022 के मध्य 24 गांव पूरी तरह से वीरान हो गए हैं और राज्य में वीरान गांवों की संख्या अब 1,726 पहुंच गई। ये सभी पलायन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हुए हैं। इसके दोषी कौन हैं? जवाब सीधा सा है, यहाँ की सरकारें। लेकिन इस प्रदेश के हुक्मरानों को सबसे ज्वलंत मुद्दे पर किसी भी सदन में ज्यादा बोलते देखा नहीं जाता। हालांकि विगत वर्षों में पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकारों ने कई प्रयास किए भी हैं। उन्हीं में से एक है पलायन निवारण आयोग का गठन। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब इस आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उनके जाते ही इस आयोग ने भी पहाड़ से पलायन कर मैदान यानी देहरादून में अपना आशियाना बना लिया है। अब चूंकि देश की सत्ता की टीआरपी पाकिस्तानी मुद्दों को पकड़ने से ज्यादा आती है, तो लगे हाथ नए नवेले राज्यसभा पहुंचे महेंद्र भट्ट ने भी सोचा ही होगा कि थोड़ा बहुत मीटर चालू कर थोड़ी टीआरपी तो बटोर ही ली, प्रदेश के मुद्दों पर बात तो बाद में होती ही रहेगी। खैर, महेंद्र भट्ट ने भले उत्तराखंड की चिंता करने की बजाय पाकिस्तानी चिंता कर अपनी गंभीरता प्रकट की हो, पर ऐसा नहीं कि अगर उनको चिंता नहीं है तो किसी और नेता को भी प्रदेश की चिंता नहीं होगी। अब पौड़ी से भाजपा विधायक पौरी को ही ले लीजिए, यानी राजकुमार पौरी को, जिन्हें अंग्रेजों के विकास मॉडल को पौड़ी में लागू न किए जाने की चिंता खाई जा रही है। दरअसल हुआ यूं कि एक सभा चल रही थी जिसमें प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री मंच पर खड़े हो भाषण दे रहे थे और पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी नींद की झपकियों के सहारे पौड़ी विधानसभा के विकास को खोज रहे थे। जैसे ही उनकी खोज अंग्रेजों तक पहुंची कि यकायक उनकी निंद्रा भंग हुई और झपाझप उनके मुख बिंदु से ज्ञान की गंगा ने बहना शुरू कर दिया। उनकी ज्ञान गंगा शब्दावली से जो सुर फूटे तो आगा पीछा सब बराबर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आजादी जल्दी मिल गई, जिसकी वजह से पौड़ी क्षेत्र विकास से पीछे छूट गया। अगर अंग्रेज कुछ समय और रह जाते तो पौड़ी का पूरा विकास हो ही जाता। मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते। मतलब यहां इस देश को आजाद कराने में लाखों जाने और अनजाने चेहरों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और विधायक महोदय का कहना है कि कुछ औरों का कुर्बान होना जरूरी था ताकि आजादी देर से ही मिलती भले, कुछ और कुर्बानियां होती भले, इससे कम से कम पौड़ी का विकास तो हो ही जाता। उनके कथन से यह तो प्रतीत होता ही है। खैर, अब उनके इस कथन से मुख्यमंत्री धामी तो बहुत दूर की बात है, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास ने भी अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया है। प्रदेश की जनता भी पूछने लगी है कि कहां से लाते हो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे नमूने, माफ कीजिएगा नेतागण।
ऐसे बेसिर पैर के बयान देकर विधायक महोदय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 8 वर्षों से उन्हीं की पार्टी सत्ता में है। 3 साल से वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो फिर पौड़ी का विकास करने से आखिर रोका किसने है? ऐसा बयान देकर तो वो यही कहना चाहते हैं कि उनकी सरकार में भी विकास हो नहीं पा रहा, वो भी तब जब उनके बयान से कुछ ही देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी लोकसभा के अंदर ही 3 साल के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करके आए थे। हालांकि जब सीएम धामी 3 साल की अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, उस समय पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी निद्रा स्वप्न में अंग्रेजों को याद कर रहे थे। अब कोई कुछ भी कहे, विधायक जी की चिंता अपनी जगह वाजिब है। पौड़ी विकास से आज भी वंचित है। एक समय था जब पौड़ी में गढ़वाल मंडल के अधिकतर कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। खैर, चिंता हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सदन में उठाई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आपदा इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। हर साल आपदा से कई लोग यहां अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार समय पर रेस्क्यू ना होने के चलते भी लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में उठाया ये सवाल काफी अहम हो जाता है। उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए जरूरी चीजों और ग्लेशियरों के फटने पर भी चिंता जताई है। रेस्क्यू के लिए ऐसे हेली सेवाओं की जरूरत पर बल दिया गया है जो खराब मौसम में भी आसानी से उड़ान भर सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ यही चिंता उच्च सदन में जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक और चिंता से सदन को अवगत कराते हुए अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सांसद बनने के बाद से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने इस सवाल को सदन में उठाया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन से भरे ट्रकों और उनसे सड़कों पर जनता की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट किया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के जरिए केंद्र सरकार से मांग की कि अवैध तरीके से खनन सामग्री से भरे तेज गति से सड़कों पर चल रहे वाहनों की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा सदन में हरिद्वार समेत पूरे राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाया है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा में दिए बयान के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। खनन सचिव ने इन आरोपों को खारिज किया कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन खनन सचिव इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि खनन से भरी गाड़ियां लोगों की जान ले रही हैं। अभी हाल ही में देहरादून टोल प्लाजा पर खनन से भरे एक ट्रक ने लोगों को बुरी तरह से रौंदकर मौत के घाट उतार दिया, जिसे पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ने सोशल मीडिया के जरिए देखा है। हरिद्वार में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक व्यक्ति को दबाने का मामला भी सुर्खियों में है। इससे पहले भी लगातार ऐसे ही किस्से पूरे प्रदेश भर से सुनने और देखने को लगातार मिल भी रहे हैं। चिंता तो आपको, हमको और इस पूरे प्रदेश को एक और बात की करनी चाहिए, और वो है पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ती खाई की। प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान के बाद उठे इस विवाद ने अब पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। अब कुछ लोग इसको लेकर सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल को एक अपशब्द बोलने की सजा मिल चुकी है, लेकिन इसको लेकर सबको टारगेट करना कितना उचित कितना अनुचित है, इसका अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है।
कभी प्रदेश में सौहार्द के वातावरण की हिमायती रही यूकेडी अब इस विवाद को लगातार तूल दे रही है, जो दो समाज के बीच इस दूरी को और बढ़ा रहा है। किसी मुद्दे पर किसी का विरोध हो सकता है और विरोध करने के उचित तरीके भी होते हैं, लेकिन पूरी बिरादरी के खिलाफ झंडा उठा लेना कितना उचित है? गलत कोई भी करे तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे फिर वो पहाड़ से हो या फिर मैदान से। लेकिन जिस तरह से अब माहौल बनाया जा रहा है वो उत्तराखंड में मणिपुर जैसे हालातों की तरफ इशारा करता दिखने लगा है। सिर्फ यूकेडी के कुछ नेता ही नहीं, बल्कि दोनों तबकों के कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करने में लगे हैं। हमारा अनुरोध पहाड़ और मैदान दोनों तरफ रहने वाले लोगों से है कि ऐसी बातों में न आइए, और अगर आपके बीच का भी कोई ऐसा करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, फिर चाहे वो पहाड़ से वास्ता रखता हो या फिर मैदान से। कुछ नेता जो ऐसा कर रहे हैं, भले ऐसा करके उनको थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिल भी जाए, पर इससे भविष्य में कुछ हासिल हो ऐसा लगता नहीं। यूकेडी जिसके विचारों से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, उसको ये सोचना होगा कि आखिर उसके कुछ नेता प्रदेश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना समझ पाया हूं, ये उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा नहीं है। ये किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कुछ लोग अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी का भूतकाल भी देखना होगा और सोचना होगा कि इसी महत्वाकांक्षा ने इस प्रदेश की निर्माता रही पार्टी को आखिरकार किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं कि आज उत्तराखंड में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही यूकेडी से लोगों का पूरी तरह से भरोसा उठ गया है, बल्कि समय समय पर जिस तरह यूकेडी का इस्तेमाल कुछ नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को चलते किया है, उससे पार्टी से आम जनता ने दूरी बना ली है, जिसका नतीजा चुनाव में साफ दिखाई देता भी है। यूकेडी हमेशा से ही पहाड़ की बात करती आई है। यूकेडी को पहाड़ की बात अब भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनका मैदान का विरोध करने से पहाड़ की समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। पहाड़ के हक की बात जरूर होनी चाहिए। राजनीति में विरोध भी होना आवश्यक है। सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए जरूरत है सही मुद्दे पर सही तरीके से आवाज उठाने की। हम ये नहीं कह रहे कि इसके दोषी सिर्फ यूकेडी के ही कुछ लोग हैं, बल्कि मैदानी समुदाय के कुछ लोगों ने भी इस आग को भड़काने का काम किया है। उनके द्वारा भी कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जो स्वीकार किए नहीं जा सकते। उत्तराखंड क्रांति दल की बात हम यहां जोर देकर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है और इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, और वो भी तब जब वो पार्टी इस प्रदेश के आंदोलन से निकली हो, जिसके प्रति इस प्रदेश में आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता हो। इसलिए अपने कुछ नेताओं की वजह से पूरे प्रदेश की भावनाओं को दरकिनार करना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस समस्या का निदान खुद यूकेडी को ही करना होगा। समस्या निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर भी बराबर बनी हुई है। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर आजकल प्रदेश की कई जगह पर खूब हल्ला है। अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल लगातार फीस में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग हर वो इंसान पीड़ित है जिनके बच्चे भी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो छोटी सी सैलरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है वो उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ा रही है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें इसी सत्र में फीस में 30% की वृद्धि हुई है। इसको लेकर बीते कुछ दिनों से कई स्कूलों में अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया है। हालात ये हैं कि शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग तक इस ओर देखने वाला कोई है नहीं। स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डंके की चोट पर डाका डाला जाता रहा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोक पाने में नाकाम है। हर साल फीस बढ़ती है, अभिभावक शिकायत करते हैं, लेकिन हालात हर बार वही रहते हैं। शिक्षा विभाग इस पर कभी कोई ठोस नीति बना ही नहीं पाया। प्राइवेट स्कूल्स जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। लोग वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते नहीं, इसलिए उनको उन्हीं के स्कूलों में आना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री और उनके विभाग कब तक प्राइवेट स्कूल सिंडिकेट के आगे नतमस्तक रहेंगे। अगर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहे तो इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को ही आगे आकर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को जरूरत है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए और सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार लाए, जिससे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ का मोह भंग हो और मनमानी भी।
वैसे मनमानी का आरोप कांग्रेस महिला संगठन की तरफ से सरकार और उसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी पर भी लग रहे हैं, जिसको लेकर कलर कोड अंदाज में उत्तराखंड कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। इस बार प्रतीक स्वरूप पुतला नहीं बल्कि जीवित इंसान को कुंभकर्ण बना नींद से जगाने का काम किया है। हालांकि सरकार रूपी कुंभकर्ण को महिला विंग जगाने में नाकाम साबित हुई, मगर इस अनोखे प्रदर्शन ने पूरे देहरादून से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बटोर ली हैं। ये पहला मौका रहा जब महिला कांग्रेस के अलावा भी कांग्रेस की अन्य विंग की महिला नेत्रियों ने भी इसमें जमकर हिस्सा लिया। मतलब रौतेला ने किसी बहाने से ही सही सबको एक करने में सफलता तो पा ही ली। रंगों से सराबोर प्रदर्शन और कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश के बीच पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी चैनल के जरिए देश प्रदेश की जनता को खुलकर इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेशक ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, लेकिन उच्चतम न्यायालय में ये विषय कई बार आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विरोध के चलते वो बैकफुट पर जाएंगे नहीं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप पर यदि कोई सुझाव आएगा तो उसका वो स्वागत जरूर करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान रील कल्चर पर भी रोक से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन के फर्क को समझना होगा, इससे देश और दुनिया में गलत संदेश जाता है। यहां आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान रील पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही शुरुआती चरण के लिए वीआईपी दर्शनों पर भी रोक लगाई गई है। ये अच्छे फैसले हैं, लेकिन सवाल यही है कि नियम हर बार बनते हैं, लेकिन हर बार इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। खैर, तमाम परेशान करने वाली खबरों के बीच एक सुखद और उत्साहवर्धक खबर भी उत्तराखंड के लिए आई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के फल्दाकोट गांव में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, गांव में किसानों की संख्या 40 है। हालांकि उस गांव में अब बस 20 ही लोग रहते हैं। इसी गांव के नवीन पटवाल ने दुनिया के सबसे महंगे मशरूम में से एक गुच्छी मशरूम का कमर्शियल उत्पादन किया है, जो देश में पहली बार हुआ है। इस मशरूम की कीमत इसके आकार और गुणवत्ता के अनुसार 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक प्रति किलो के हिसाब से है। नवीन बताते हैं कि इस मशरूम की पूरी साइकिल 90 दिन की होती है। 100 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में करीब 80 किलो ताज़ा मशरूम पैदा हुआ है। यह विश्व का चौथा सबसे महंगा मशरूम है। नवीन कहते हैं, यहां पर इस मशरूम की खेती आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है। लोग अपने गांव में रहकर इसकी खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिससे उनको पलायन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये खबर निश्चित ही पलायन और बेरोजगारी की मार झेल रहे प्रदेश के लिए एक बड़ा अच्छा और शुभ संकेत है। खैर, आज के इस दौर में जब उत्तराखंड को तरक्की के 7वें आसमान पर होना चाहिए था, वहां कहीं आरोप हैं तो कहीं प्रत्यारोप हैं तो कहीं राजनीतिक हथकंडे हैं। कहीं खाली होते उत्तराखंड पर न सोच विदेशी राजनीति में फंसे नेता हैं, तो कहीं पलायन न हो इसका संदेश देते वो युवा हैं जो खाली होते पहाड़ों को फिर से बसाने की, आबाद करने की मुहिम थामे बस चले जा रहे हैं, कामयाबी की बुलंदियों को छूने की ओर। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।